जय तो भारत बंधुओं। डे 10 की क्लास में हमने स्लेव डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी को पढ़ा। आज हम तुगलक डायनेस्टी पढ़ने वाले हैं। तुगलक डायनेस्टी के बाद आज ही हम सैयद डायनेस्टी भी पढ़ेंगे और सैयद डायनेस्टी के बाद हम लोधी डायनेस्टी भी आज ही पढ़ेंगे। माने पूरा दिल्ली सल्तनत आज ख़त्म करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तुगलक डायनेस्टी। कल हमने पढ़ा कि गयासुद्दीन तुगलक, जो कि पहले गाजी मलिक जिसका नाम हुआ करता था, गाजी मलिक सेनापति था गयासुद्दीन खिलजी का। उसने गयासुद्दीन खिलजी को मारा और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से तुगलक वंश की स्थापना की। और जिस गयासुद्दीन खिलजी को इसने मारा था उसका भी वास्तविक नाम खुसरो खां था, खुसरो शाह था। उस खुसरो शाह ने अपने राजा वजीर था और किसको मारा था? मुबारक शाह को मारा था। मुबारक शाह जिसे आपने देखा कि बहुत लायक बाप का नालायक बेटा कहा जाता था। उसे नंगे दरबार में आ जाया करता था, पागल था, बददिमाग था। उसको मारा था खुसरो शाह ने। खुसरो शाह ने ही कहा था कि इस्लाम खतरे में है, उसके बारे में, मुबारक शाह के बारे में। और उसको मारकर मुबारक शाह को गयासुद्दीन खिलजी के नाम से आगे गद्दी पर बैठा उस गयासुद्दीन खिलजी को उसका सेनापति गाजी मलिक मार देता है और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से तुगलक वंश की स्थापना करता है। तो तुगलक डायनेस्टी को आप देखेंगे, तुगलक वंश ये दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश है। तुगलक वंश 1320 में ही खुसरो शाह ने मुबारक शाह को मारा था। खुसरो शाह ने 1320 में ही मुबारक शाह को मारा और 1320 में ही गाजी मलिक ने खुसरो शाह को मारा। ये सब 1320 में ही हुआ। 1316 से 1320 तक मुबारक शाह गद्दी पर था, आपने देखा। और 1320 से लेकर 1414 तक सबसे लंबे समय तक चलने वाला तुगलक वंश है। दिल्ली सल्तनत का ऐसा वंश जो सबसे लंबे समय तक चला, 94 वर्ष तक चला, 1320 से 1414 तक। ठीक, कुछ लोग बोलते हैं 1412 तक, लेकिन 1414 तक चला क्योंकि इसी के बाद 1414 में सैयद वंश आया था। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। पूछेगा गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? तो गाजी मलिक नाम था। ठीक, गाजी मलिक नाम था इनका वास्तविक नाम, गयासुद्दीन तुगलक का। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। ये 5 साल तक इन्होंने शासन किया, 1320 से 1325 तक। 1325 तक ये रहे। ठीक, कहा जाता है कि ये कृषि क्रांति ला दिए थे। कृषि को आगे बढ़ाने में उस समय इनका बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि पहले ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने सिंचाई के लिए नहर निर्माण शुरू करवाया, नहर का निर्माण करवाया। पहला ऐसा सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक जिसने सिंचाई के लिए नहर निर्माण करवाया। ठीक, इसी ने डाक व्यवस्था भी शुरू करवाई थी। पूछेगा डाक व्यवस्था किसने शुरू करवाई थी? सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक। ठीक, अच्छा, डाक व्यवस्था इसी ने शुरू करवाई। सिंचाई के लिए नहर का निर्माण इसी ने करवाया। इसमें है कि दक्षिण राज्यों को सल्तनत में मिलाने का काम भी इसी ने किया। दक्षिण राज्यों को सल्तनत में मिलाया। आप कहेंगे कि इससे पहले तो हम बताए थे कि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने सबसे पहले दक्षिण भारत के राज्यों को जीता था पर लूट कर वहाँ से चला आया। सल्तनत में उन्हें मिलाया नहीं, वो लूटता था। जिसे आपने देखा कि देवगिरी में हो गया, देवगिरी को लूट कर आ रहा था तो कारा में धोखे से अपने ससुर और चाचा जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया। अलाउद्दीन खिलजी अपने क्या कहते हैं, सेनापति मलिक काफूर के साथ मिलकर। तो और मलिक काफूर उनका प्रमुख सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का। और मलिक काफूर दक्षिण राज्यों में जाता था आक्रमण करने, जीतता था, वहाँ पर धन लूट कर, संपदा लूट कर वापस आ जाता था। और उस लूटे हुए धन को खम्स बोला जाता था। क्या बोला जाता था? खम्स बोला जाता था। लूट की संपदा को क्या बोला जाता था? खम्स, लूट की संपदा। और ये क्या करता था? इस लूट की संपदा को इसका 2 हिस्सा करता था। एक हिस्सा 80%, दूसरा हिस्सा 20%। 4/5 पहला हिस्सा, 4/5 मैंने 80%, 1/5 दूसरा हिस्सा। इस 4/5 हिस्सा को वो राज्य में लगा देता था।
राज्य में लगा देता था, या राज्य का हिस्सा होता था, और इस 1/5 20% हिस्से को वो सेना में लगा देता था, सेना के लिए। इसका उल्टा होता था उसके साम्राज्य, पूर्वी साम्राज्य में, उसके साम्राज्य का जो पूर्वी हिस्सा था वहाँ उल्टा होता था। पूर्व में क्या होता था, 1/5 जो होता था वो राज्य के लिए होता था, और सेना के लिए 4/5 माने 80% हिस्सा। इतना तो समझ रहे हैं ना। अरे 1/5 4/5 माने पहले नीचे जो 5 है, इसका मतलब कि उस धन को पहले 5 हिस्सों में बांटा गया, और उस 5 हिस्सों में 4 हिस्से को उसने सेना के लिए रखा पूर्व में। तो 5 हिस्से में बांटेगा 100% है, तो 5 हिस्से में बांटेगा 20-25 20-20%, और उसमें से 4 हिस्से को दे दिया तो 5 20 चौको 80 80% निकल गया। ठीक, तो इस तरह गणित का हिसाब किताब है कुछ। तो पूर्व में उल्टा होता था, ये बातें खैर। तो खम्स वो लूटता था, बस उनको सल्तनत में मिलाता नहीं था। लेकिन सल्तनत में मिलाने का काम किसने किया सबसे पहले? गयासुद्दीन तुगलक ने किया, जो गाजी मलिक था वास्तविक नाम से। तो सबसे पहला राज्य जो मिला सल्तनत में वो था वारंगल। वारंगल सबसे पहला राज्य था जो दक्षिण भारत में मिला, प्रथम राज्य था। ठीक, प्रथम राज्य था दक्षिण भारत का प्रथम राज्य वारंगल, जिसको कि सल्तनत में मिलाया गया, दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया। इसके बाद जो है निजामुद्दीन औलिया ने कहा था गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, पूछ देता है कि दिल्ली अभी दूर नहीं है, दिल्ली अभी दूर है किसने कहा था? तो किसने कहा था? ये निजामुद्दीन औलिया ने। निजामुद्दीन औलिया ने कहा, निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के लिए क्या कहा कि दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। ये किसने कहा? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, दिल्ली अभी दूर है। ठीक हो गया। इसके बाद आपका जो है इसकी मृत्यु कैसे होती है गयासुद्दीन तुगलक की? तो ये बंगाल अभियान से वापस आता है, बंगाल अभियान से वापस आता है। तो बीच में ये क्या कहते हैं, अरे वो क्या नाम था, हाँ अफगानपुर। तो बीच में बंगाल अभियान से वापस आते समय, बंगाल अभियान से वापस आते समय बीच में अफगानपुर रुक गया। अफगानपुर में एक लकड़ी का महल था। क्या था? लकड़ी का महल था। उसी लकड़ी के महल में ये रुका था। लकड़ी का महल, इसी लकड़ी के महल में वो रुका था। ये लकड़ी का महल गिर गया तो इसके नीचे दब जाने से उसकी मृत्यु हो गई, दबकर मृत्यु हुई। ये गिर गया और दबकर इसमें इसकी मृत्यु हो गई। ठीक, तो गयासुद्दीन तुगलक का हो गया द एंड। अब गयासुद्दीन तुगलक के बाद आएगा मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि सबसे शिक्षित, सबसे विद्वान और सबसे सुसंस्कृत राजा, सभ्य राजा माना जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा विद्वान था, लेकिन पूर्वकारी का भी काम वो बहुत करता था। विद्वान तो सबसे बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन कई को पूर्वकारी वाला काम कर देता था। इसीलिए एल्फिंस्टन ने उसके बारे में कहा कि उसमें पागलपन का कुछ अंश था। हम देखेंगे आगे। तो तक पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो इसको मिटावें हम और आगे बढ़े मोहम्मद बिन तुगलक पर। मिट गवा। ठीक, ओह हिलो मत भाई, हिलो मत। हाँ, तो अब इसके बाद हम देखें मोहम्मद बिन तुगलक 1325 में चला गया गयासुद्दीन तुगलक, लकड़ी के महल में दब जाने से 1325 में आता है मोहम्मद बिन तुगलक। 1351 तक रहता है, 26 वर्ष तक शासन करता है। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक जो था सबसे विद्वान और सबसे सुसंस्कृत शासक था। सबसे विद्वान था, बहुत पढ़ा लिखा था, सुसंस्कृत था, सभ्य प्राणी था।
मैंने बाकी सुल्तानों से सबसे सभ्य था, सुसंस्कृत। ठीक, बाकी जितने सुल्तान थे उनमें से सबसे सुसंस्कृत, सबसे सभ्य यही था। विद्वान तो बहुत था लेकिन बुर्बकाही का काम बहुत करता था। क्या एक जिसे काम किया कि राजधानी को बदल के दिल्ली से देवगिरी कर दिया, दिल्ली से देवगिरी कर दिया। कौन इसका मुख्य कारण कौन नहीं था कि किस लिए किया, तो कौन कारण नहीं, ऐसे ही मन कर दिया तो कर दिया, दिल्ली से देवगिरी। भाई पहले समृद्ध हो चुका है, इतने समय से, लंबे समय से दिल्ली राजधानी है, आप देवगिरी कर रहे हो, उसको फिर से पुनः सब वहाँ पर विकास करना होगा, उसको राजधानी क्यों कर रहे हो, कारण क्या है, कारण तो बताओ। वो कारण कुछ है ही नहीं, बस मन कर दिया तो कर दिए। दिल्ली, शायद इसको इतिहास में ये नाम लिखवाना होगा कि किसने दिल्ली से देवगिरी राजधानी को किया, कहीं इसलिए कर दिया दिल्ली से देवगिरी राजधानी किया। और जब विरोध हुआ लोगों का, क्यों कर रहे हो, क्या कारण है, जब विरोध लोगों का हुआ तो ये फिर से बदल के देवगिरी से दिल्ली कर दिया। पहले दिल्ली से देवगिरी किया और फिर देवगिरी से दिल्ली कर दिया, विरोध पे, विरोध होने पे पुनः बदल दिया। अभी राजधानी बदलने में खर्चा हुआ होगा कि नहीं, पैसा लगा होगा कि नहीं, लगा होगा, पैसा लगा होगा। तो ये अब सब बोला कि भाई आर्थिक व्यवस्था चौपट कर रहे हैं, बेकार का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, बेकार का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, ये बात है। मैं देखो हम अपना दिमाग लगाते हैं, हम तो बहुत विद्वान हैं ना। हम सांकेतिक मुद्रा लॉन्च कर दे रहे हैं। क्या लॉन्च कर दे रहे हैं, सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा क्या है, ये अब सांकेतिक से मतलब समझिएगा संकेत में हम बता दिए कि पैसा दे दिए हो गया, ये नहीं बात हुआ। सांकेतिक मुद्रा माने ऐसी मुद्रा जिसमें जो धात्विक मूल्य होता है, जिसमें वो जो मटेरियल लगता है, धातु, जिस धातु से वो बनता है, या सोना चांदी तांबा जो भी हो जिससे वो बनता है, वो बहुत घटिया किस्म का होता है। उसको बनाने में धात्विक मूल्य बहुत कम होता है और उसके विपरीत जो उसका मूल्य, वास्तविक मूल्य जिस पर अंकित होता है वो ज़्यादा होता है। अंकित मूल्य, जो अंकित मूल्य होता है, उसको जो अंकित किया जाता है मूल्य, वो धात्विक मूल्य से बहुत ज़्यादा होता है। मूल्य, धात्विक मूल्य कम होता है, इससे अंकित मूल्य ज़्यादा होता है। मैंने लगा है वो सिक्का बनवाने में जैसे 1 रुपया का खर्चा, उस पर हम अंकित कर दिए 10 रुपया। ये सोचा इससे इकोनॉमी बढ़ जाएगा, इकोनॉमी का खाक बढ़ेगा, काम नहीं किया। खैर, तो इसी से कुछ इसके कारनामे, जिसकी वजह से एल्फिंस्टन ने कहा था, एल्फिंस्टन ने क्या कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था, पागलपन का कुछ अंश था, कुछ ही अंश कहा, पूरा नहीं। जिसको कहना चाहिए था मुबारक साहब पूरा पागल था, नंगे दरबार में आ जाया करता था, उसको तो कहा नहीं, इसको कहा कुछ अंश था। तो एल्फिंस्टन ने ही रजिया सुल्तान के बारे में कहा था, अगर वो स्त्री नहीं होती तो दिल्ली के सुल्तानों में एक महान शासक होती, मुस्लिम शासकों में एक महान शासक वो होती, महान मुस्लिम शासकों में उसका नाम लिया जाता। यह भी एल्फिंस्टन ने ही कहा। तो एल्फिंस्टन के इस प्रकार के कथनों से पूछ सकता है प्रश्न, ये पागलपन का कुछ अंश था मोहम्मद बिन तुगलक में, किसने कहा, एल्फिंस्टन ने कहा। अगर रजिया स्त्री नहीं होती तो महान मुस्लिम शासकों से में से एक होती है, किसने कहा, एल्फिंस्टन ने कहा। ये सब प्रश्न। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक एकमात्र ऐसा सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों में हिस्सा लेता था। उस समय पहला ये सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों में हिस्सा लेता था। हिंदुओं के त्योहारों में होली साथ में मिलकर खेलता था, त्योहारों में ये हिस्सा लेता था। ठीक, इसने एक विभाग बनाया था कृषि के लिए। इसने देखा कि भाई हमारे जो हमसे पहले जो आए थे गयासुद्दीन तुगलक जी ने क्या किया कि भाई कृषि में क्रांति ला दी, तो हम भी कुछ करें कृषि के नाम पर। तो इसने क्या किया, एक विभाग नाम था उसका दीवान-ए-कोही। क्या नाम था, दीवान-ए-कोही। तो दीवान-ए-कोही चला दिया, दीवान-ए-कोही विभाग का इसने गठन किया। दीवान-ए-कोही कृषि के लिए एक विभाग बनाया। हम भी भाई कुछ करें कृषि के लिए, परंपरा को आगे बढ़ाएं। इसी के समय में इब्न बतूता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। इब्न बतूता जो एक अरबी कवि था, इब्न बतूता,
अरबी या फिर क्या था, ये ध्यान में नहीं है। अरबी तो एक था जो गजनी के साथ आया था, वो भी महत्वपूर्ण। अरे क्या नाम था उसका, इब्न बतूता के पहले आया था, अल बरूनी, जिसने किताबुल हिंद की रचना की। इसके बाद ये इब्न बतूता है। इसके बाद एक और आता है फ्रैंकोइस बर्नियर। तीनों बड़े महत्वपूर्ण हैं, ये विदेशी यात्री कवि थे तीनों। वो तो ये फ्रैंकोइस बर्नियर फिजिशियन भी था साथ में, वो दारासिको का सर्जन था। खैर, ये इब्न बतूता इसी के समय में आता है, और इसकी एक पुस्तक है इब्न बतूता की। इब्न बतूता की एक पुस्तक है, नाम है रेहला। ये रेहला लिखता है। इसका रेहला किसने लिखा? इब्न बतूता। रेहला के लेखक रचनाकार इब्न बतूता, और किताबुल हिंद तो अल बरूनी। ठीक, अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ आया था, और ये इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था भारत। ठीक, ये एक है प्रश्न यहाँ से बनेगा। और क्या है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में? इसके बाद कुछ ज़्यादा नहीं है। हाँ, एक है दिल्ली में जहाँपनाह नगर इसने बसाया था। जहाँपनाह नगर का निर्माण करवाया। जहाँपनाह नगर किसने बसाया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। हाँ, इसकी 5 प्रशासनिक योजनाओं को देखिए। सब काम एक योजना ला करता था। पढ़ा लिखा था ना विद्वान, पूरा एक योजना, एक प्लान बनाता था। इसमें ये दिल्ली से देवगिरी राजधानी करने के लिए भी एक प्लान बनाया था, पूरा योजना तैयार किया था। ये जो सांकेतिक मुद्रा लॉन्च करना था, इसके लिए भी एक पूरा प्लान बनाया था, योजना बनाया था। तो सब योजना से ये काम करता था, ऐसे काम नहीं करता था। देखिएगा ये योजनाओं के बारे में इसके। तो सबसे पहला इसका योजना 1325 से 1327 के बीच में आया। कर वृद्धि, कर को बढ़ाना रहता तो उसके लिए भी एक योजना लाता था। तो ये 1325 से 1327 के बीच में इसकी योजना, 1325 से 1327 के बीच में इसकी योजना आई। 1325 में गद्दी पर बैठा और आते ही योजना ला दिया, दोआब में कर वृद्धि। कहाँ पर कर वृद्धि? दोआब में हम कर बढ़ा रहे हैं। दोआब में किसमें कर बढ़ा रहे हैं? दोआब में कर बढ़ा दी। दोआब में कर वृद्धि पहली योजना। बस इसको याद रखिए, ज़्यादा जानने की विषय में क्या है क्या नहीं है, क्योंकि इस समय नहीं है, आप भी जान रहे हैं। दोआब में कर वृद्धि कल डिटेल में हम पढ़ाना शुरू करेंगे तो आपको सब बताएंगे बढ़िया से एकदम डिटेल में। 1326 से 1327 के बीच में ये लाया एक योजना। 1326 से 1327 के बीच में एक दिल्ली से देवगिरी राजधानी करने वाला, ये दूसरी योजना इसकी थी। ठीक, दूसरी योजना 1327 से 1329 के बीच में भी एक योजना लाया। नहीं, 1327 से 1329 से 1330, 1329 से 1330 के बीच में योजना लाया, जिसके तहत वो जो हम पहले आपको बताएं सांकेतिक मुद्रा, उसको लेकर आए। पहले 1326 से 1327 दिल्ली से देवगिरी राजधानी, फिर 1329 से 1330, 1329 से 1330 इसकी तीसरी योजना थी। तीसरी योजना सांकेतिक मुद्रा वाली, ये सांकेतिक मुद्रा वाली। फिर इसके बाद 2 योजनाएं इसकी और आती हैं। कौन कौन सी हैं? एक इसका खुरसान पर आक्रमण और एक कराची अभियान। आक्रमण भी करना है, उसके लिए पूरा प्लान तैयार करता था। उसमें तो सब कोई रणनीति तैयार करता है, लेकिन बढ़िया से बरजावते उसके लिए प्रशासनिक योजना लाता था, एडमिनिस्ट्रेटिव प्लान। ऐसा कौन नाम नहीं रखता था, रणनीति नहीं, प्रशासनिक योजना हम ला रहे हैं। किस पर हम आक्रमण करना है? हमें खुरासाओ पर आक्रमण करना है। तो खुरासाओ पर आक्रमण इसकी चौथी योजना थी इसकी। खुरासाओ पर आक्रमण, खुरासाओ पर आक्रमण के बाद 5वीं इसकी योजना कराचल अभियान। तो ये 5 इसके प्रशासनिक योजनाएं हैं। पहला 1325 से 1327 के बीच आया, दोआब में कर वृद्धि। दूसरा 1326 से 1327 के बीच में आया, ये दिल्ली से देवगिरी राजधानी। तीसरा 1329 से 1330 के बीच में आया, सांकेतिक मुद्रा जिसमें आया। फिर चौथा खुरासाओ पर आक्रमण, और उसके बाद कराची अभियान, ये 5वां। तो 5 इसके प्रशासनिक योजनाएं। 1325 से 1351 26 वर्ष तक मोहम्मद बिन तुगलक रहा। 1351 में इसके निधन के बाद इसका चचेरा भाई आता है, जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। अच्छा, एक बात आपको बताना भूल गए हम
इसका बचपन में नाम इसका होता है जौना खान या जूना खान। जौना खान या जूना खान, जौना खान बोला जाता, जौना खान इसका नाम था, प्यार से इसको जूना खान बोल दिया जाता था, जूना खान। ठीक, इसी की याद में फिरोज शाह तुगलक अपने इसी चचेरे भाई के याद में फिरोज शाह तुगलक जौना खां की याद में जौनपुर नाम का शहर बसाता है। जौनपुर नाम का शहर बसाता है, आगे आप देखेंगे, जौना खां की याद में, ये मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। तो 1351 में ये चला गया, उसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक। आप स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। तब आगे बढ़ें, इसको मिटाएं, कपड़ा से मिटाएं क्योंकि उससे साफ मिट नहीं रहा है। अब डस्टर भी पुराना हो गया है, कपड़ा ही ठीक रहेगा इसके लिए। हाँ, अब साफ मिटा है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद इसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक, इसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठता है। ज़्यादा ऊपर लिखा नहीं दिख रहा है, नीचे थोड़ा करो भाई, हाँ यहाँ से देखिए। इसका चचेरा भाई, मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठता है। शाह तुगलक ये 1351 से 1386 तक रहता है, माने कि 35 वर्ष। 26 वर्ष रहा था मोहम्मद बिन तुगलक, ये रहता है 35 वर्ष। इन सब में मार काट उतना नहीं होता कि इसको इसने मार दिया, उसको उसने मार दिया, जितना गुलाम वंश में चला था। बाप रे बाप, कोई भतीजा को मार रहा है, कोई चाचा को मार रहा है, कोई दामाद को मार दे रहा है, कोई ससुर को मार दे रहा है, कोई बहन बहनोइयों को मरवा दे रहा है, ऐसा चला था। बाप कितना ज़्यादा शासक, इसलिए गुलाम वंश में सबसे ज़्यादा सुल्तान हुए थे, सुल्तानों का पूरा झड़ी लग गया। इधर उतना मारकाट कुछ नहीं, सबसे कम लोधी वंश में शासक है कि उसमें सबसे कम मारकाट हुआ था। तो ये 3 ही शासक थे लोधी वंश में, आप देखेंगे आ रहे। तो 1351 से 1386 तक था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1386 तक रहा। आपको पता है सबसे पहले हम पहले पढ़ा चुके हैं आपको कि मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जजिया कर लगाया था सिंध में। जजिया कर कर होता था कि उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में मुसलमान रहते थे, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग रहते थे, उस स्थान पर अगर कोई गैर मुस्लिम आदमी रहता है, व्यक्ति रहता है, तो उसको रहने के लिए जजिया कर देना पड़ता था, तभी वो अपने धर्म का पालन बढ़िया से कर सकता था वहाँ पर रहकर। तो जजिया कर दिया लगता था, लेकिन वो जजिया कर ब्राह्मणों पर नहीं लगाया जाता था। ब्राह्मणों को छोड़कर, मुसलमानों के बाद ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया जाता था। ब्राह्मणों को मृत्युदंड देने की भी नीति नहीं थी इस्लाम में। इस्लाम शासकों में भी, मुसलमान शासक भी ब्राह्मण को उस समय पहले, हालांकि कई शासक आए बड़े अत्याचारी जिन्होंने क्या क्या नहीं कर दिया, लेकिन मैंने ब्राह्मण पर कर नहीं लगता था, जजिया कर नहीं लगता था, क्योंकि जनता उनका आदर करती थी, सम्मान करती थी उस समय बहुत। तो जनता कहीं रुष्ट ना हो जाए इसलिए ब्राह्मण पर, हाँ अन्य जनता की नज़र के बाहर अन्य कुछ कर दे, गला काट दे, किसी को पता नहीं चले, लेकिन जजिया कर नहीं लगता था। लेकिन फिरोज शाह ने क्या किया कि जजिया कर ब्राह्मणों पर लगा दिया। फिरोज शाह ने जजिया कर लगा दिया ब्राह्मणों पर, जजिया कर लगा दिया ब्राह्मणों पर। हाँ नहीं, ब्राह्मण कहाँ बचा रहेगा भाई, ब्राह्मणों पर भी कर लगाओ, जजिया कर लगाओ। तो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लग गया। किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। ऐसा शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, 2 बार इसका राज्याभिषेक हुआ। ठीक, 2 बार इसका राज्याभिषेक हुआ। फिरोज शाह तुगलक जो था, इसने कहा बहुत तरह का कर लगता है, आपने सुना होगा बहुत। इसने कहा बहुत तरह का कर अब से पहले लगा है, आज तक लगा है, लेकिन हम इन सब करों को हटा रहे हैं। सब खुश हो गया जनता की सब कर को हटा रहा है, कर फ्री, टैक्स फ्री। अब एक आए तो ब्राह्मण पर जजिया लगाए थे। इसने कहा सुनो तो पूरा बात, सब कर को हटा रहे हैं, बस सरिया द्वारा स्वीकृत 4 कर को रख रहे हैं। सरिया 4 करों को स्वीकृति देता है। क्या क्या? जजिया जो पहले से हम ब्राह्मणों पर भी लगाए हैं वो, इसके बाद जकात, जजिया, जकात और खुम्स खराज। जजिया, जकात, खुम्स खराज तो सरिया द्वारा स्वीकृत। सरिया में जो 4 कर हैं, जजिया, जकात,
खुम्स और खराज। खुम्स में से वो हटा दिया तो खम्स बन जाएगा, खम्स माने लूट का माल, तो खुम्स और खराज। बस 4 कर लगाएंगे, 4 कर सबके बराबर अकेले है सब। हाँ, 4 कर लगाएंगे, बाकी सबसे छोटे, तो कोनो कृपा नहीं किया। अब 4 विभाग इसने बनाए थे, 4 विभाग बनाए थे। पहला दासों के लिए बनाया, दूसरा दान के लिए बनाया, तीसरा चिकित्सा के लिए बनाया, चौथा वृद्धों को पेंशन के लिए बनाया। वृद्धों को पेंशन देने की शुरुआत इसी ने की थी। जो वृद्धा पेंशन चलता है उसकी शुरुआत इसी समय हुई थी, फिरोज शाह तुगलक के समय वृद्धों को पेंशन देने की शुरुआत सबसे पहले। तो भाई ये चारों विभागों का नाम क्या था? पहला जो दासों के लिए विभाग था उसका नाम था दीवान बंदगान। जो दासों के लिए था, दास के लिए क्या था? दीवान बंदगान। ठीक। दूसरा दान के लिए, दान करने के लिए एक था दीवान खैरात। क्या नाम था? दीवान खैरात। खैरात। ठीक। दीवान खैरात दान के लिए और दीवान बंदगान दासों के लिए। तीसरा जो था दार उल सफ़ा था चिकित्सा के लिए। दार उल सफ़ा, दार उल सफ़ा, दार उल सफ़ा ये चिकित्सा के लिए था। किसके लिए था? चिकित्सा के लिए। चौथा जो था वृद्धों को पेंशन के लिए, उसका नाम था दीवान इस्तिहाक। इस्तिहाक, दीवान इस्तिहाक किसके लिए था? वृद्धों को पेंशन के लिए। वृद्धों को पेंशन के लिए, वृद्धों को पेंशन देने के लिए दीवान इस्तिहाक विभाग बनवाया। ठीक। ये 4 विभाग इसके द्वारा बनवाए गए। ठीक। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। हमने पहले भी कहा था कि जूना खान, जो जौना खान इसका चचेरा भाई था, उसकी याद में इसने जौनपुर शहर बसाया। कौन सा शहर बसाया? जौनपुर बसाया। जौनपुर। जूना खान या जौना खान की याद में, जूना खान की याद में। इसके अलावा फिरोजपुर भी बसाया था, फिरोजपुर बसाया था। फिरोजपुर के बाद वो शाह फिरोजा, शाह फिरोजा ही नाम था ना? क्या नाम था उसका? अरे हिसार फिरोजा, हिसार फिरोजा, हिसार फिरोजा, हिसार फिरोजा, हिसार फिरोजा। और एक और शहर आता है नाम फतेहाबाद। फतेहाबाद, फतेहाबाद, फतेहाबाद। ऐसे बहुत सारे शहर ही बनवाया था, पर मुख्य ये हैं। आदि लिखते हैं, आदि बहुत सारे शहर ही बनाया था, नगरों का निर्माण करवाया था, नगर बसाया था। खैर ये सब तो बातें रहीं। इसके बाद इसने 2 मंदिरों पर आक्रमण किया था, उसने लूटा था। एक है नगरकोटा का ज्वालामुखी मंदिर और दूसरा 4 धामों में से एक जगन्नाथपुरी का मंदिर। 4 धाम यात्रा सीरीज हम लेकर आए थे, जिस पर हम 5 लेक्चर ले चुके थे। एक लेक्चर बचा था 6ठा, लेकिन तब तक ये एनडीए का आपका बैच आ गया तो ले ना सकें। इस ख़त्म होने के बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद वो 6वां लेक्चर भी हम ले लेंगे क्लास, और उसको प्ले लिस्ट में डाल देंगे। तो हम क्या, हाँ, तो 4 धाम में से एक जगन्नाथपुरी जो उड़ीसा में है, पूरब में, उस पर आक्रमण किया, उसको लूटा। और नगरकोटा का ज्वालामुखी मंदिर देखिएगा, नगरकोटा ये सब करता ही था, लूट मार सब करता ही था, सब लूटना काम ही था, सब लुटेरा ही था। नगरकोटा ज्वालामुखी मंदिर और क्या कहते हैं, जगन्नाथपुर, जगन्नाथपुर, नगरकोटा का ज्वालामुखी और उड़ीसा का जगन्नाथपुर। ठीक। बहुत लोग बोलते हैं कि ये मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, ये सब बुरा आदमी था, सब तो लूटने के इरादे से आया था, लूट कर चला गया। बाकी ये सब तो शासन किया सब, हमारी नज़र में ये सब उससे भी बुरा है। आप बताइए, आपके घर में
कोई चोर लुटेरा आए लूट कर और चला जाए, तो वो ज़्यादा मैंने सहन करने योग्य होगा कि ये कोई बाहर से चोर लुटेरा आए और आपके घर में रह जाए और आप पर ही शासन करने लगे, आप पर ही हुकूमत करने लगे, और आप उसकी बात न माने तो आपको मार भी दे, आपको सज़ा भी दे, आपको दंड भी दे आप ही के घर में। वो ज़्यादा बुरा है कि वो ज़्यादा बुरा है जो लूट कर चला गया। अरे लूट काम है, उसका चोरी काम है, लूट कर चला गया, लेकिन आप ही के घर में आके लुटेरा है, आप ही के घर में आपको लूट रहा है, आप पर शासन कर रहा है, आपसे काम भी करवा रहा है, आपको सज़ा भी दे रहा है, दंड भी दे रहा है, मार भी दे रहा है, और आपको मजबूर कर रहा है कि आप अपनी संस्कृति को त्याग कर हमारी संस्कृति को अपना लो, हमारे रहने सहने का जो तरीका है उस हिसाब से आप रहो। तो ये ज़्यादा खतरनाक बात है ना, लेकिन पता नहीं कैसे ये सब खाता है। छोड़िए, इतिहासकारों का दिमाग ही खराब रहता है हमारे नज़र में, बहुत खराब। अब जिस टॉपिक को पृथ्वीराज चौहान का नाम देना चाहिए था उसको महमूद गजनवी का नाम देता है, जिसको घोरा बादल पद्मावती परमिनी का नाम देना चाहिए उसको अलाउद्दीन खिलजी का नाम देता है उस टॉपिक को। हम तो अगर रहते हैं ना एजुकेशन मिनिस्टर तब पूरा बदल देते हैं एकदम एनसीईआरटी की तभी है, सब टॉपिक का नाम सब बदल देते हैं, क्या कहिएगा। देखिए, तो ज्वालामुखी मंदिर जगन्नाथपुरी को लुटा ये, और इसने 5 विशाल नहरों का निर्माण करवाया था, 5 विशाल नहरों का निर्माण करवाया, 5 विशाल नहरों का निर्माण करवाया। नहरों का निर्माण सबसे पहले कौन शुरू करवाया था? तो गयासुद्दीन तुगलक, जो तुगलक वंश का संस्थापक था। तो 5 विशाल नहर इसने बनवाए। ठीक, अब इसके बारे में और क्या है, तो इसने नहर का तो निर्माण करवाया लेकिन कृषि पर कर लगा दिया। नाम उसका होता था सुर्स, सुर्स नाम का कर, जिसको हक इस सर्व भी बोला जाता था। तो ये कृषि पर कर लगा दिया, कृषि पर कर लगा दिया, नाम उसका होता था सुर्स। उस कर का नाम क्या था? सुर्स। सुर्स नाम का कर लगा दिया। इसको हक इस सर्व भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? हक इस सर्व। ठीक, हाँ। अब इसके बाद इसके बारे में क्या है, ससनगी नाम का सिक्का ही चलवाया था, ससनगी नामक सिक्का चलवाया था, ससनगी नामक सिक्का चलवाया। इधर लिख लें, ससनगी सिक्का। ठीक, इसकी एक आत्मकथा है, अपनी एक आत्मकथा ये लिखवाता है। नाम उसका है फुतुहात ए फिरोज शाही। क्या नाम है? आत्मकथा लिखता है, अपनी आत्मकथा ये लिखता है। ऑटोबायोग्राफी, एक होता है बायोग्राफी और एक होता है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी खुद आप अपने बारे में लिखें, ऑटोबायोग्राफी। अब बायोग्राफी कोई दूसरा आपके बारे में लिखे, वो जीवनी, और यह आत्मकथा। तो आत्मकथा लिखा, उसका नाम क्या था? फुतुहात। खुद अपने बारे में लिखता है अपनी आत्मकथा में, फुतुहात ए फिरोज शाही। ठीक, इसके बारे में इतना ही। फिरोज शाह तुगलक के बारे में अब ज़्यादा इससे कुछ है नहीं। आगे 1386 तक ये रहता है। 1386 के बाद आता है नसरत शाह तुगलक, 1394 तक रहता है, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण शासक नहीं रहता, इसके विषय में कुछ पढ़ना है नहीं। नसरत शाह तुगलक, नसरत शाह तुगलक। ये 1386 से 1394 तक रहता है, लेकिन ये महत्वपूर्ण शासक नहीं है, इसके विषय में कुछ हमें नहीं पढ़ना है। नसरत शाह तुगलक के विषय में कुछ नहीं पढ़ना है। इसके बाद आता है नासिरुद्दीन मोहम्मद। क्या, कौन आता है? नासिरुद्दीन महमूद। अब एक नासिरुद्दीन महमूद नाम का एक और था, जो इल्तुतमिश का सबसे छोटा बेटा था, जिसने अपने भतीजे अलाउद्दीन को मरवा के गद्दी पर जो बैठा था मार के। तो वो नासिरुद्दीन महमूद नहीं, ये नासिरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का है, और वो गुलाम वंश का था, गुलाम वंश के शमसी वंश का। और ये है तुगलक वंश का नासिरुद्दीन महमूद। 1394 में गद्दी पर बैठता है। अंतिम शासक है ये तुगलक वंश का, नासिरुद्दीन महमूद, तुगलक वंश का अंतिम शासक, तुगलक वंश का अंतिम शासक, अंतिम सुल्तान। 1394 से 1414 तक इसका शासन रहा। कुछ लोग बोलते हैं 1412 तक, कुछ लोग बोलते हैं 1414 तक।
अलग अलग स्रोत हैं, अलग अलग मायने हैं अपने क्या कहते हैं, अलग अलग स्रोतों से अलग अलग जो फैक्ट्स आए हैं उनके बारे में हम देखते हैं। 1414 इसे मान कर चल, क्योंकि 1414 के बाद ही सैयद वंश आया था। तो ये जो नासिरुद्दीन महमूद है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानना नहीं है। इसके बारे में कहा जाता था कि दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान था जिसका शासन दिल्ली से पालम तक था। दिल्ली से पालम तक था। कौन बड़ा बात। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी के शासनकाल में 1398 में तैमूर लंग भारत आया। 1398 में, पहले भी इसके बारे में संकेत आपको कर चुके हैं इसके पहले वाले क्लासेस में भी। 1398 में तैमूर लंग आता है। तैमूर लंग मंगोल शासक रहता है। मंगोल शासक, ऊपर इसको लिखते हैं, क्या ऊपर लिखते हैं? तैमूर लंग को तो ऊपर लिखना चाहिए, हाईलाइटेड आ रही है बहुत। तो तैमूर लंग जो है ये मंगोल शासक रहता है। मंगोल शासक के बारे में हम पहले भी बता चुके थे। चंगेज खान मंगोल शासक ही था, जिसको इल्तुतमिश ने रोका था भारत आने से, चंगेज खान को। और उसके बाद मंगोलों को भारत आने की अनुमति किसने दी? तो वो था जलालुद्दीन खिलजी वंश का संस्थापक। क्यों दी? क्योंकि मंगोलों ने मुस्लिम इस्लाम को अपना लिया था, तो कहा कि छूट दे दी कि आ सकते हो भारत में। अगला ये मंगोल जो है, मंगोल शासक तैमूर लंग, ये उज्बेकिस्तान के समरकंद वंश का रहता है। समरकंद का रहता है। उज्बेकिस्तान के समरकंद का ये शासक था तैमूर लंग समरकंदी। ये तैमूर लंग जो है, लंग इसलिए क्योंकि ये लंगड़ा था, इसको लंगड़ा तैमूर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लंगड़ा तैमूर। ठीक। इसी का वंशज था बाबर अपने आप को इसी का वंशज बताता था, तैमूर का वंशज। इसलिए बाबर के वंश को मुगल वंश कहा जाता है, क्योंकि मंगोल से पहले ये मंगल बना, फिर मुगल बना। मंगोल से हुआ मंगोल से मंगल और मंगल से मुगल, इस तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन हो। तो उज्बेकिस्तान से आया और 15 दिन में भारत को शमशान बना के चला गया। 15 दिन में मुल्तान से दिल्ली तक जहाँ जो दिखाई देता था सबको मार देता था, लूट करके। मुख्य उद्देश्य इसका लूटना ही था, भारत को लूटने के लिए आया था। भारत को लूटने आया। मुल्तान से दिल्ली 15 दिन में पूरा भारत को शमशान बना दिया। 2 करोड़ लोगों की हत्या इसने कर दी। 2 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार दिया। किसी को बंदी नहीं बनाया, शासन नहीं किया, बस लूटा मारा। 2 करोड़ लोगों को खत्म कर दिया। इतना गजब का संहार, इतना खतरनाक संहार किया। इसके आक्रमण को देखकर ये नासिरुद्दीन महमूद जो था, ये भाग के लुका गया था, कहीं लुका गया था, छिप गया था। इसका पता ही नहीं चला कहाँ गया है। इसके डर से, तैमूर लंग के भय से 15 दिन एकदम शमशान बना के चला गया तैमूर लंग। फिर अपना समरकंद में चला गया। तो इसका दिल्ली पर आक्रमण इसने किया। दिल्ली के बाद ये भारत के बाद अब ये चाइना पर आक्रमण करने वाला था, चाइना को लूटने वाला था। लेकिन उससे पहले हल्की सी जुखाम के कारण इसकी मृत्यु हो गई। जुखाम से ही मर गया। 2 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुलाने वाला ये जुखाम से मर गया। कौन? तैमूर लंग। तो इसी तैमूर लंग ने अपना जो भी लूटा था, जिस क्षेत्र को भी भारत के, उसको दे दिया अपने सेनापति खिजर खां को। अपना प्रतिनिधि बना के नहीं, उसको शासन करना ही नहीं था, वो तो बस लूट कर चला गया। लूटना था, लूट कर चला गया। बाकी लूटने के बाद वो जीता था, चूँकि तो सबको मार दिया था, कोई बचा ही नहीं था आगे देखने वाला। 1414 में जो बचा था, नासिरुद्दीन महमूद लुका गया था। 1414 में भी चला गया। तो इसने अपने सेनापति खिजर खां को तैमूर लंग ने जीता हुआ अपना प्रदेश सब दे दिया भारत का। तो खिजर खां जो होता है, वो खिजर खां सेनापति, वो सैयद वंश की स्थापना करता है और सैयद डायनेस्टी इसके बाद भारत में आ जाता है। जीते हुए प्रदेश को तैमूर लंग किसे दे देता है? तैमूर लंग जीते हुए प्रदेश को 1414 में किसे दे देता है? अब दिख रहा है, हाँ, 1414 में ये खिजर खां अपने सेनापति को दे देता है।
एकदम तोहफे में दे देता है। तो ये नहीं कि तुम प्रतिनिधि बन के राज्य करो हमारे ना, तुमको तोहफे में हम दे दें, तुम हमारे सुल्तान बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की भारत में। अब सैयद डायनेस्टी आता है, दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश सैयद वंश। ठीक, तो सैयद वंश को आगे देखें हम। देखिए सैयद वंश से कोई प्रश्न पूछता नहीं है, इसमें यह है कि ये शिया समुदाय के लोग थे, ज़्यादा महत्वपूर्ण क्योंकि है नहीं, शिया समुदाय के ये लोग थे। शिया समुदाय, इसी में हम आपको ये भी बता देते हैं, इतने में सैयद वंश का भी छुट्टी करते हैं। ये शिया समुदाय के लोग थे, शिया समुदाय के लोग थे। और इसमें यही प्रश्न पूछेगा कि इसकी स्थापना किसने की, तो खिज्र खान ने। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण है नहीं। इनका शासन कब से कब तक रहा, तो 1414 से लेके ये 1451 तक रहे। 1414 से लेके 1451 तक, 1451 तक रहे। इसमें जो खिज्र खान था ये 1426 तक रहा, 1421 तक रहा, 7-8 साल ये रहा, 1421 तक खिज्र खान। ठीक, तो अगर पूछेगा तो यही पूछेगा, ऐसे पूछता है नहीं, पूछ सकता तो यही पूछ सकता है खिज्र खान कौन संस्थापक है सैयद वंश का, खिज्र खान। इसके बाद और आए शासक, जैसे कि आपका मुबारक शाह आया, मोहम्मद शाह आया, और उसके बाद आपका ये अलाउद्दीन आलम शाह आया। इनके बारे में कुछ जानना नहीं है। देखिए मुबारक शाह जो खिज्र खां के बाद आया है, मुबारक शाह एक और नाम आता है जो अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था, लायक बाप का नालायक बेटा मुबारक शाह, उसको मार देते हैं खुसरो शाह, वो आपने पहले देख लिया है। तो मुबारक शाह ये वो नहीं है, मुबारक शाह दूसरा। इससे पहले नासिरुद्दीन महमूद का भी देखे, दूसरा वही नाम नासिरुद्दीन महमूद जो इल्तुतमिश का छोटा बेटा हो, वही नाम नासिरुद्दीन महमूद किसका है, तुगलक वंश के अंतिम शासक का, जो भी तैमूर लंग के आक्रमण से भाग गया था, हमने देखा। और यहाँ पर मुबारक शाह एक और नाम आ गया मिलता जुलता का हूबहू वही, तो मुबारक शाह। इसके बाद आपका मोहम्मद शाह आता है, मोहम्मद शाह के बाद अलाउद्दीन आलम शाह आता है। तो ये क्या कहते हैं, खिज्र खां के बाद कौन आता है, खिज्र खां के बाद मुबारक शाह, मुबारक शाह। इसके बाद मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, और मोहम्मद शाह के बाद कौन, अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक, ये सब शासक ये कब तक रहते हैं, 1421 में खिज्र खां चला जाता है, इस पर 30 वर्ष से तीनों मिलकर संभालते हैं। 1451 में सैयद डायनेस्टी भी का भी पतन हो जाता है, 1451 में सैयद डायनेस्टी का भी द हो जाता है। और इसके बाद जो वंश आता है वो लोदी वंश, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोदी वंश, जिसमें सबसे कम शासक हुए। 1451 से 1526 तक रहे, लंबे समय तक रहे, कोई उतना कम समय नहीं था इनका, लगभग 49, 6, 55, 20, 75 वर्ष तक रहे। ये कितने वर्ष तक, 1300 ये 1414 से 1451 तक, बहुत कम समय तक रहा, 37 वर्ष तक रहा। इसके पहले तुगलक वंश सबसे लंबे समय तक रहा, 94 वर्ष तक रहा। ये सब हमने देखा। अब अंतिम वंश लोदी वंश को देखेंगे, जिसके संस्थापक हैं बहलोल लोदी। अब स्क्रीनशॉट लिख के तो इसको मिटाएं और दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश की चर्चा हम करें। दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश की चर्चा हम करें। लोदी डायनेस्टी, लोदी डायनेस्टी जल्दी मिटाओ भाई, अब दिल्ली सल्तनत खत्म होने वाला है। दिल्ली सल्तनत अब खत्म होने वाला है। तो सैयद वंश के पतन के बाद आता है कौन, लोदी वंश। लोदी वंश, लोदी वंश ये अफगान होते हैं, अफगान शासक होते हैं। देखिए पहले अरब आए, उसका तुर्क आए, अब पहला अफगान वंश और अंतिम दिल्ली सल्तनत का ये वंश था भी। तो ये अफगान वंश अब क्या कहते हैं, अब अफगान आ गया। कभी कभी जब जवान लड़खड़ा जाती है। तो लोदी वंश अफगान थे, अफगान आ गए
अरब तुर्क, उसका बाद अफगान। तो लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी। कौन? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी पहले ही बता चुके हैं कि 1351 से 1451 से 1526 तक ये चला, ये वंश चला, जिसमें बहलोल लोदी 38 साल शासन किया, 1451 से 1489 तक। 1451 से 1489 तक। इसके बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं, कोनो ज़्यादा काम किया नहीं, कोनो युद्ध भी नहीं लड़ा। ये सुल्तान के अपने आप को सुल्तान भी घोषित नहीं किया, सुल्तान घोषित नहीं किया। 38 साल राजा रहा सुल्तान, 38 साल ये राजा रहा, शासन किया, लेकिन कभी सिंहासन पर भी नहीं बैठा, सिंहासन पर भी नहीं बैठा, सिंहासन पर नहीं बैठा, कुछ किया ही नहीं है। एक काम किया अपने शासनकाल में, बहलोली सिक्का चलाया, बहलोली सिक्का। और ये बहलोली सिक्का अकबर के शासनकाल तक चला, बड़े लंबे समय तक चला। बहलोली सिक्का किसने चलाया? बहलोल लोदी ने चलाया, नाम इस पर है बहलोली सिक्का। ये अकबर के शासनकाल तक चला, अकबर के शासनकाल तक चला, शासन तक, ठीक। अकबर के शासनकाल तक बहलोली सिक्का चला। ये उतना नीति का पंडित, उतना कोनो नीति बनाने में उतना चतुर नहीं था, रणनीति कोई बनाया कुछ काम करे ना, बस मैंने एकदम बकलोल था। बस हाँ हटा दीजिए, बहलोल की जगह हाँ हटा दीजिए, क लिख दीजिए तो बकलोल ही होगा। ये बकलोल लोदी था। इसके बाद आता है सिकंदर लोदी। कौन आता है? सिकंदर लोदी। 1489 में आता है सिकंदर लोदी। इधर ये लिख देते हैं, सिकंदर लोदी 1489 में, सिकंदर लोदी। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, सिकंदर लोदी के बारे में। 1489 से 1517 तक ये रहता है, 1517 तक ये रहता है, 1517 तक रहता है। 1504 में ये आगरा शहर बनवाता है, आगरा शहर यही बनवाता है सिकंदर लोदी। और आगरा शहर में बादलगढ़ नाम का किला एक बनवाता है, बादलगढ़ नाम का किला, बादलगढ़ किला, ठीक। बादलगढ़ किला कौन बनवाता है? सिकंदर लोदी बनवाता है। ये एक असहिष्णु शासक माना जाता था, असहिष्णु शासक है, सहिष्णु नहीं, असहिष्णु शासक। पता नहीं क्यों पर इसने मुहर्रम के दौरान, मुहर्रम में जो तजिया निकलता है उस तजिए पर रोक लगवा दिया था। तजिया नहीं निकलेगा, तजिया पर रोक लगवाने का वाला कौन था? सिकंदर लोदी था। और स्त्रियों को संतों के मज़ारों पर जाने से इसने रोका था। अब ये नहीं लिखेंगे आप, याद ऐसे ही रखिए। स्त्रियों को संतों के मज़ारों पर जाने से इसने रोक लगा दिया था, तजिया पर इसने रोक लगवा दिया था। एक भूमि नापने के लिए एक मानक इसने तय किया, नाम था उसका गज सिकंदरी। गज, मानक का नाम गज, लेकिन अपने नाम से जोड़ दिया उसने, गज ए सिकंदरी बन गया, क्योंकि सिकंदर लोदी इसका नाम। तो गज ए सिकंदरी, एक गज ए सिकंदरी में 30 इंच होता है। एक भूमि नापने के लिए एक मानक था, गज ए सिकंदरी। एक गज ए सिकंदरी में 30 इंच, एक गज में कितना होता है? 30 इंच। एक गज ए सिकंदरी में 30 इंच। अब देखिए, जो सिकंदर लोदी था ये 2 पुस्तकों को लिखता है, 2 पुस्तकों, एक आयुर्वेद पर लिखता है और एक संगीत पर लिखता है। एक आयुर्वेद पर लिखता है और एक संगीत पर लिखता है। आयुर्वेद पर जो पुस्तक ये लिखता है, आयुर्वेद पर सब में अपना नाम सिकंदर ही जो आगे जोड़ता है, सिकंदर तो सिकंदर ही अपना आगे नाम जोड़ लेता है। इसे ये आयुर्वेद पर जो लिखा था उसका नाम रखा फरहंग ए सिकंदरी। फरहंग, नाम तो फरहंग किताब का, और ये सिकंदरी, फरहंग ए सिकंदरी, सिकंदरी का फरहंग, सिकंदर का फरहंग, सिकंदर का फरहंग पुस्तक। तो फरहंग ए सिकंदरी। संगीत पर इसने एक किताब लिखी, संगीत पर एक किताब लिखी, उसका नाम रखा लज्जत ए सिकंदरी, लज्जत ए सिकंदरी, ठीक। फरहंग ए सिकंदरी और लज्जत ए सिकंदरी। कविता भी लिखता था और सभी कविताओं में अपना नाम रखता था गुलरुखी। गुलरुखी इसका अभिधान था, इसका अभिधान माने उपनाम। तो गुलरुखी उपनाम से कविता लिखता था, कविता में अपना नाम क्या रखता था? गुलरुखी। गुलरुखी उपनाम से ये कविता लिखता था, ठीक।
इसके बारे में इतना ही। इसके बाद अब आता है इब्राहिम लोदी। कौन आता है? लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, ये 3 शासक हैं। तो इब्राहिम लोदी को इधर देख लेते हैं। बड़े कम समय तक रहा क्योंकि बाबर आ गया। ये 1517 में आया इब्राहिम लोदी और 1526 में चला गया क्योंकि बाबर आ गया था 1517 से 1526 में। कौन? इब्राहिम लोदी। अंतिम शासक था दिल्ली सल्तनत का भी, दिल्ली सल्तनत का भी और लोदी वंश का भी, क्योंकि लोदी वंश अंतिम वंश था। तो लोदी वंश तथा एवं दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था, अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी। एक मात्र ऐसा सुल्तान था जो युद्ध भूमि में लड़ते हुए मरा। इसके पहले आप देखिए रहे घर में सब मर कट गया है आपस में, हाँ। तो लेकिन ये था एकमात्र ऐसा, ये प्रथम सुल्तान था, प्रथम ऐसा सुल्तान था, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो कि युद्ध में रणभूमि में लड़ते हुए मरा, बाबर से लड़ते हुए मरा इब्राहिम लोदी। तो राज्य की आय का स्रोत, मुख्य स्रोत उस समय था कृषि। राज्य की आय का मुख्य स्रोत जो था वो कृषि था। खेती से ज़्यादातर इकोनॉमी जनरेट होती थी। तो इब्राहिम लोदी के समय आया बाबर। बाबर क्यों आया? उसको निमंत्रण दिया गया। उसको निमंत्रण किसने दिया? इब्राहिम लोदी से बहुत सरदार इसके खुश नहीं थे। पंजाब के साइड के अधिकतर सरदार इससे खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि ये हट जाए क्योंकि इसने बहुत सारी पाबंदियां लगा दी थी। तो उन्हीं असंतुष्ट सरदारों में से एक था दौलत खान लोदी। क्या नाम था? दौलत खान लोदी, पंजाब का ही सरदार था। तो दौलत खान लोदी और इसका चाचा, इब्राहिम लोदी का चाचा, क्या नाम था उसका? क्या नाम था भाई? आलम खां नाम था। तो ये दौलत खान लोदी और आलम खां दोनों मिलकर क्या करता है सब? दोनों चला जाता है काबुल। दौलत खान लोदी इसका सरदार और इसका चाचा आलम खां और दौलत खान लोदी चला जाता है सब काबुल चला जाता है सब। काबुल क्यों जाता है सब? काबुल में तैमूर वंशी बाबर बैठा था। तैमूर लंग का वंशज, चंगेज खां का वंशज, मंगोल शासक, तैमूर वंश का शासक बाबर, तैमूर वंशी बाबर को निमंत्रण देता है कि आप दिल्ली आइए, भारत आइए, हिंद की सरजमी पर आइए और दिल्ली की गद्दी से इब्राहिम लोदी को हटाइए, हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। सब उसके लिए असंतोष है जन समुदाय में भी, सरदारों में भी। सरदार भी उससे खुश नहीं है, उसने बहुत सारी पाबंदियां लगा दी हैं। तो आप आइए, उसको सिंहासन से हटाइए, दिल्ली सल्तनत का अंत करिए, दिल्ली सल्तनत को ख़त्म करिए। निमंत्रण देता है, हम आपकी सहायता करेंगे। तो बाबर आ जाता है, उसको सहायता का कहा जाता है। 1526 में पानीपत की वो प्रथम लड़ाई होती है। पानीपत का 3 युद्ध है, तीनों युद्ध के बारे में आपको बताएंगे। पर पहला युद्ध 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत के प्रथम युद्ध में ये इब्राहिम लोदी को हरा देता है, उसे मार देता है। इब्राहिम लोदी वीर गति को प्राप्त होता है। पानीपत की प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोदी चला जाता है और अब मुगल शासन की स्थापना हो जाती है। पानीपत के प्रथम लड़ाई का परिणाम क्या होता है? भारत में, हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य का उदय। अब मुगल साम्राज्य का उदय हो जाता है। ठीक, मुगल साम्राज्य के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आज की क्लास को यहीं पर रोकेंगे। मुगल साम्राज्य को लेकिन पढ़ने से पहले हम थोड़ा विजयनगर एम्पायर के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत कंसाइज करके हमको चीज़ों को लेकर चलना है छोटे में। तो विजयनगर एम्पायर के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो, और जो भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, बस उन्हीं को चर्चा करेंगे। जो भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन तो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है।
कवर करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा भक्ति मूवमेंट में ही बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा। तो बहुत जो उसके महत्वपूर्ण प्रश्न जहाँ से बनते हैं वही हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका समय बर्बाद ज़्यादा ना हो, क्योंकि आप लोग तो साल भर बर्बाद ऐसे कर देते हैं और उसके बाद 1 दिन 2 दिन लगता है आपको कि बर्बाद हो रहा है समय। थोड़ा भी अगर इधर उधर का ज्ञान दिया जाए तो आपको लगता है कि समय का वेस्ट है। पहले वेस्ट नहीं किए लोग साल भर बर्बाद करके, लेकिन अब वेस्ट हो रहा है। खैर, तो हम आगे चर्चा करेंगे विजयनगर एम्पायर, भक्ति सूफी मूवमेंट, उसके बाद तुरंत आ जाएंगे छोटे से में इन दोनों को चर्चा करके, उसका तुरंत मुगल एम्पायर की तरफ हम बढ़ेंगे, मुगल साम्राज्य की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय तो भारतम, जय तो भारत से संस्कृति, जय श्री राम।